हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए या क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नाम से, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने हर एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ये मैंने ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, तो हार्डवेयर हमारा कंपोनेंट होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, प्रोसीजर कंपोनेंट होता है, लेकिन रिपोर्ट कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द स्टेप कंप्राइजिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज। तो ये जो हमारा स्टेप होता है लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जो चार्ट्स बनाते हैं हम अकाउंट्स के, उसी को बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो जब हम अकाउंट्स के चार्ट बनाते हैं तो बेसिकली उनको हम एक लिस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एन इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी। तो हमारा इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है इनएसेसिबल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल होना चाहिए, तो मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी में कह रहा है सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब एक साथ कई चीजें हम कर सके, फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और रिलायबल हो सके, मतलब कि विश्वास कर सके हम अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। सी में कह रहा है एबल टू ऑटोमेटिकली असाइन कोड्स टू अकाउंट। तो ऐसा कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि अपने आप ही कोड्स को असाइन कर दे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी में कह रहा है अब्सोल्यूट, रिलायबल, फास्ट एंड एक्यूरेट। डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है, जिसमें कह रहा है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, फास्ट हाई स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, ये फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए फर्म्स पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर गुड्स इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन। तो सपोज दैट आप को जो गुड्स सप्लाई कर रहा है उसको आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वो किस में जाएगा? सेल्स अकाउंटिंग सिस्टम में जाएगा। जब पेमेंट हो गया है तो सेल्स में तो जाएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कॉस्टिंग सब सिस्टम में जाएगा, तो यहाँ पे कोई कॉस्टिंग की तो बात हुई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कैश सब सिस्टम में जाएगा, तो बेसिकली जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सब सिस्टम में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो प्रोसीजर और पीपल होते हैं। तो हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के? तो टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर और पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस इज सुइटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर द वॉल्यूम ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन इज वेरी लो एंड अडॉप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। तो ऐसे बिजनेस में जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम होते हैं लेकिन अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज सही रहेगा? तो उसके लिए हमारा जनरल या रेडी टू यूज़ या जेनरिक सॉफ्टवेयर सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कम कॉस्टली होता है और जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम बड़ा सॉफ्टवेयर क्यों लेंगे, छोटा सॉफ्टवेयर लेंगे। तो बेसिकली ये छोटा सॉफ्टवेयर होता है, रेडीमेड होता है, हम मार्केट से परचेज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है विच टाइप ऑफ कोड्स आर यूजुअली असाइन्ड टू डू डॉक्यूमेंट्स फॉर फैसिलिटेटिंग डॉक्यूमेंट सर्च। तो हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो उसके लिए हम कौन से कोड असाइन करते हैं। तो बेसिकली हम एक सीक्वेंशियल कोड को असाइन करते हैं जब हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना हो। सीक्वेंशियल कोड में क्या होता है कि एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सिलेक्शन करना ही होता है, हमें प्लानिंग भी करनी होती है, हमें रिपोर्ट्स भी जनरेट करना होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि हमारे सारे स्टेप्स होते हैं जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले लिस्ट 1 में आपके पहला ऑप्शन क्या दिया है, रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो रिसोर्सेज का कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उन्हीं का हम इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। तो ए का हमारा 4th हो जाएगा। बी में कह रहा है क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ऐसा तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वालिटी उसकी देखते हैं। ठीक है, तीसरा है कोडिफिकेशन। तो कोडिफिकेशन से क्या होता है, हमारे जो कोडिफिकेशन बेसिकली कोडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो इसलिए कोडिफिकेशन में हायरार्की हो जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस एक मेथड को हम फॉलो करते हैं। 4th ऑप्शन है डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें कोई डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन करनी हो किसी इंफॉर्मेशन की तो वो कैसे होती है, वो इंक्रिप्शन से होती है। ठीक है, तो डी के लिए 2nd वाला हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैच द फॉलोइंग ही है। पहले में कह रहा है जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स वाइटल फॉर डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। तो ऐसा कौन करता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है एक वीडियो में कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ये मैनेजर की मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो जब रिपोर्ट्स जनरेट होती है इंपॉर्टेंट जो कि डिसीजन मेकिंग में मदद करती है मैनेजमेंट की, तो वो कैसे होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ बजट्स। तो बजट सिस्टम में ही बजट को एनालाइज भी किया जाता है और प्रिपेयर भी किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी में कह रहा है जनरेशन ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्टिंग सब सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंजेस को जनरेट करते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस अंडर वेरियस सेट। तो एक्सपेंसेस अकाउंटिंग सिस्टम में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि DVMS डज नॉट सर्व एज अ टूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो DVMS जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो इसमें कौन सा टूल उसका नहीं है। तो उसमें डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, डेटा को रिट्राइव किया जाता है, लेकिन डेटा को क्रिएट नहीं किया जाता DVMS में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन द इंटरेक्टिव प्रोग्राम ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, इज द इंटरेक्टिव प्रोग्राम ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन। तो फ्रंट एंड क्या है, ये एक बेसिकली एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है डेटाबेस एप्लीकेशन का। तो इसको याद रखिएगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है डेटाबेस एप्लीकेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कह रहा है द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस आर। तो जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डेटाबेस के, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। तो जो एक कॉमन फील्ड का यूज करते हैं हम रिलेशनशिप देखने के लिए टेबल्स की, उसको क्या बोलते हैं, उसको की फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एम्प्लॉय नेम अपीयर्स इन अ टेबल ओनली वंस।
तो एम्प्लॉय का नाम जो है अपीयर होता है टेबल में केवल एक बार। सच फील्ड्स इज सेट टेबल इज स्कार, तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम पहली बार जो है अपीयर होता है, दिखता है टेबल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज अवॉइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी डुप्लीकेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन में डेटाबेस की, तो उसको अवॉइड किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, तो बेसिकली एसक्यूएल क्या है, वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल बेसिकली एक टूल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस में मतलब कई इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, क्वेरी करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज टू राइट अ फील्ड नेम इज इन एक्सेस इज, तो एक्सेस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हम फीड करते हैं वो कितने होते हैं, 64 होते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द पंक्चुएशन कैरेक्टर दैट कैन बी यूज इन द फील्ड नेम इज, तो जो पंक्चुएशन कैरेक्टर हम यूज करते हैं बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है मे बी यूज टू ऑब्टेन अ वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट बेसिकली हम यूज करते हैं वेल फॉर्मेट प्रिंटेड डेटा जो है एक्सेस डेटाबेस में निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल इज अ, तो जो डेटाबेस टेबल में हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको कैसे रखते हैं, उसको हॉरिजेंटल रो ऑफ टेबल्स में रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन एमएस एक्सेस टास्क ओरिएंटेड टैब्स कंप्राइजिंग कमांड्स एंड फीचर्स आर प्लेस्ड इन अ स्टैंडर्ड एरिया विच इज कॉल्ड रिबन। तो यहाँ पे एमएस एक्सेस के भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। बेसिकली एमएस एक्सेस भी क्या है, एक टूल है आपके डीबीएमएस का। जैसे एसक्यूएल एक टूल है, उसी तरीके से एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका डीबीएमएस का टूल है, जिसका हम जो है प्रयोग करते हैं अपने अकाउंटिंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द टूल दैट गाइड्स द यूजर थ्रू सर्टेन डेटाबेस एंड क्वेरीज एंड फॉर्म्स इज कॉल्ड एक्सेस विजार्ड। तो एक्सेस विजार्ड बेसिकली एक टूल है जो हमें गाइड करता है सर्टेन डेटाबेस और क्वेरीज को फॉर्म करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वेट ऑफ अ कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल कैन बी सेट टू एकोमोडेट द लॉन्गेस्ट एंट्री बाय यूजिंग बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट का यूज करके हम जो है अपने डेटाबेस टेबल में सेट कर सकते हैं एकोमोडेट लॉन्गेस्ट एंट्रीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं आज हमारे। 25 में देखते हैं, ए यूजर कैन रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इन एक्सेस बाय प्लेसिंग स्पेसिफिक कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो क्वेरी की मदद से यूजर जो है अपने डेटा को रिट्राइव कर पाता है मल्टीपल टेबल से इन एक्सेस में, वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। मैच्योरिटी वैल्यू इज द बेसिक वैल्यू। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में मैच्योरिटी वैल्यू किसको बोलते हैं, बेसिक वैल्यू को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द की स्ट्रोक फॉर रीचिंग द टॉप ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट के टॉप में जाना है हमें, तो उसके लिए कौन सी की का यूज करते हैं हम, तो कंट्रोल की के साथ होम की को जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तब हम वर्कशीट के टॉप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27, एवरी फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विथ। तो सारे फॉर्मूलाज एक्सेल में कैसे स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू के बाद पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, फिर सम का फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला हमको करना हो वो हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इफ स्कैनरियोज आर आल्सो कॉल्ड। तो व्हाट इफ को हम क्या बोलते हैं, और तो व्हाट इफ को और हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाट इफ को हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेशंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 30 वो देखते हैं।
Behind every computed number in Excel sheet, Excel is hiding cell references. तो Excel क्या करता है, जो भी हम computed number रखते हैं Excel sheet में उसको हाइड कर देता है सेल रेफरेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।